हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर नंबर 9 रुबाइया और गज़ल। ये दो अलग अलग कविता हैं जिसके राइटर हैं शायर उर्दू फारसी के शायर फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए और परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने 1918 में इस पद को त्याग दिया। 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई और 1938 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने कई रचनाएं की। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बंजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल बोई। काव्यगत विशेषताओं में तो इनका बोलबाला रहा है। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बांध रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नजीर, अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन अली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा, नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उन्होंने उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रसंगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। भाई उनकी जो शायरी है वो मुहावरों से भरी होती है, लाक्षणिक होती है। शेर लिखे नहीं कहे जाते। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। उनकी लिखी हुई रुबाइया और गज़ल दोनों कविताओं में रुबाइया, फिराक की रुबाइया उनकी रचना गुले नगमा से उद्गृत है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। सार इस रचना में कवि वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झूला रही है, उसे बार बार हवा में उछालती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है। इस प्रकार सावन का जो संबंध बताया गया है भाई बहन से, और रुबाइया की तरह फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा
उसे लगता है कि रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह यह स्वीकार करता है कि उसकी गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है। तो चलिए अब प्रसंग सहित इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम रुबैया करेंगे। नंबर 1, आंगन में लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, गोद भरी गोद में भरकर, रह रहकर हवा में जो लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंचल वे लेकर लोका देती है, उछाल देती है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, इसमें शायर क्या बताते हैं कि कवि का कथन है, माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को अपने हृदय से लगाकर अपने आंगन में लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। नन्हे से बच्चे को माँ की नज़रों में चांद का टुकड़ा है जिसे वह अपनी गोद में खिलाती है, झुलाती है, और कुछ कुछ देर बाद वह रह रह के हवा में जो लोका देती है, यानी कुछ कुछ देर बाद हवा में उछाल देती है, जिससे गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, जिससे वह अपने बच्चा प्रसन्नता से भरकर किलकारियां मारता है और खिलखिलाते बच्चे की हंसी वातावरण में गूंज उठती है। इसकी प्रसंग समेत व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्गृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी है। इस रुबैया में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। व्याख्या, शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है, बीच बीच में उसे हवा में उछाल भी देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है, बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। विशेषता क्या है इसमें? माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम है और माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वभाभक्ति अलंकार है, वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी हाथों पे झुलाती, हवा में जो लोका देती। अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है। प्रसाद गुण का प्रयोग है और भाषा सरल है। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर। इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखिए। कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा और क्यों? कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है, क्योंकि चांद के समान ही सुंदर है। माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग है, क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण उसकी गोद भरी हुई है। बच्चे की हंसी का कारण क्या है? उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है? बच्चे की हंसी का कारण है माँ द्वारा बच्चे को हवा में लोका दिया जाना और उसे खुश करने के लिए हवा में उछालना। उसके गुंजन का तात्पर्य है इससे बच्चा खुश होकर हंसता है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। काव्यांश का भाव यह है कि माँ अपने चांद जैसी सुंदर संतान को गोद में लिए खड़ी है। वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हुई
हवा में उछाल देती है। इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। सेकंड पैराग्राफ, नहलाके छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, करके घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। भाई इसमें बताया है कि नहलाके छलके छलके निर्मल जल से, छलके मतलब हिलते डुलते, निर्मल स्वच्छ साफ, उलझे हुए केसुओं में कंघी, केसुओं बालों में, फिर प्यार से देखता है बच्चा, करके जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, घुटनियों घुटनों में, पिन्हाती पहनाती है कपड़े। नहलाके छलके छलके निर्मल जल से, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को माँ, कवि का कथन है कि माँ बच्चे को साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है और उलझे हुए केसुओं में कंघी, उसके उलझे बालों में कंघी करती है। किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को, भाई उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है, उसे अपने घुटनों में थाम कर उन्हें कपड़े पहनाती है। बच्चे के मन में माँ के प्रति लाड़ उमड़ पर आता है। भाई बच्चा अपनी माँ को प्यार से देखता है, वह एक टक माँ के चेहरे को निहारता रहता है। माँ उसे तैयार करती रहती है और उसकी ओर अपनी नजरें जमाए रहती है। बच्चे को नहलाना, झुलाना, तैयार करना, कंघी करना, बच्चे के द्वारा माँ के चेहरे को एक टक देखना अति सुंदर और वात्सल्य रस का अतिशोध है। भाई वात्सल्य रस से ओतप्रोत है ये सब कुछ। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्गृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी है। इसमें माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। व्याख्या, शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। माँ क्यों केवल की कथ है, भाई वो पानी छलक रहा है, माँ उनमें कंघी करती है, अपने घुटनों में थामकर उसे कपड़े पहनाती है और उसके मन को, बच्चे जब मन में माँ के लिए अपनी लाड़ को उमड़ाता है और किसने प्यार से उसकी ओर वो निहारता रहता है, एकटक होकर उसे देखता रहता है। बच्चे को नहलाना, झुलाना, तैयार करना, बच्चे के द्वारा माँ के चेहरे को एकटक देखना अति सुंदर प्रतीत होता है। विशेषता क्या है यहाँ पर, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है और अतः स्वाभाविक अलंकार है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। जब घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है और उर्दू हिंदी भाषा में मिश्रित रूप है। दृश्य बिंब है, रुवैया छंद है। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है? माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। माँ बच्चे को कंघी कैसे करती है? माँ बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है? बच्चा अपनी माँ को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है जब, तब वह उसको बड़े प्यार से अपनी माँ को देखता है। बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है? बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार से एकटक होकर देखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, वे दिवाली की शाम संध्या को युते साफ सुथरे रंगे लावे, साफ सुथरे रंगे हुए, लावे लय, रूपवती सुंदरी, मुखड़े मुख, हुक पे इक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। हुक एक, दमक चमक, घरौंदे मिट्टी के घर, दिए दीपक।
यहाँ पर बताया है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे। कवि कहता है कि दिवाली के अवसर पर सब घर साफ सुथरे, सजे धजे और अत्यंत सुंदर लगते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और घर के आसपास लगी साज सजावट से चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है। चीन के जगमगाते खिलौने लाए जाते हैं। इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा प्रसन्न हो उठता है। माँ वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। भाई इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा बहुत प्रसन्न हो जाता है। माँ सायकाल के समय नन्हे बच्चे के द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरौंदे बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए, यानी मिट्टी के घरौंदों में, मिट्टी के घर में दिए जलाती है। बच्चों द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों में दिए जलाती है। बच्चे का घर भी दीपक की तरह जगमगा जाता है। इसमें विशेष प्रसंग प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्गृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी है। इसमें दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है। व्याख्या: शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है, सजा हुआ है। घरों में मिठाइयों के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की सी चमक सी आ जाती है। यह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। विशेषता क्या है? आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। दृश्य बिंब है। रंग रोगन से पुते सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक में विश्लेषण प्रयोग है। रुबाई छंद और भाषा का मिश्रित रूप है। प्रसाद गुण का प्रयोग है। अभिधात्मिक शैली का प्रयोग है। प्रश्न उत्तर: दिवाली पर लोग क्या करते हैं? दिवाली के अवसर पर लोग घरों में रंग रोगन करते हैं, उसे सजाते हैं। इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है? इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए चीनी के बने खिलौने लेके आती है। माँ के चेहरे पर कैसा भाव आता है? भाई जब माँ बच्चे के घर में दिया जलाती है तो उसके सुंदर मुख पर दमक होती है। माँ बच्चे के छोटे घर में क्या जलाती है? माँ बच्चे के छोटे घर में दिया जलाती है। क्यों? क्योंकि इस कार्य से बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ: आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाता है बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाए है। ठुनक मतलब मचलना, बनावटी रोना। जिदियाए जिद के कारण मचला हुआ। बालक तो हुई चांद में ललचाया है। हुई है दयन शीशा, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। आईना दर्पण। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हुई चांद में ललचाया है। भाई यहाँ शायर कहता है कि जब नन्हा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह आंगन में बड़ी उछल कूद के साथ इधर उधर घूमता है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, भाई आंगन में बड़ी उछल कूद के साथ इधर उधर घूमता रहता है। आंगन में घूमते हुए वह बालक तो हुई चांद में ललचाया है, भाई आंगन में घूमता हुआ वह चंद्रमा की ओर देखता है। वहां पर घूमते घूमते वह चांद को देखता है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार उसका मन चंद्रमा को लेने के लिए ललचा जाता है। बालक तो हुई चांद में ललचाया है, वो चांद को लेने के लिए उसका मन ललचा जाता है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, भाई बच्चा चंद्रमा रूपी खिलौने को पाने के चाहता है।
जब माँ बच्चे को ललचाए आंखों की ओर देखती है तो बच्चा चंद्रमा पाने के लिए जिद करने लगता है। उसी वक्त माँ चंद्रमा को दर्पण में उतार देती है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। माँ बच्चे को शीशे में चंद्रमा दिखाकर बहलाती है। देख आईने में चांद उतर आया, दर्पण उसे देखकर कह रही है। माँ वे दर्पण में चांद को उतार देती है और बच्चा खुश हो जाता है। माँ बच्चे की को शीशे में चंद्रमा दिखाकर बहलाती है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, जिद कर रहा है, आकाश को चांद चाहिए। भाई उसे तो आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है, देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। इसमें क्या विशेषता बताई गई है कि बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, अतः स्वाभाविकता अलंकार है। जिद्याया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है। इसमें कोमलता में वृद्धि हुई है, वात्सल्य रस घनीभूत है, चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा। आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। प्रश्न उत्तर। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। कौन ठुनक रहा है और जिदियाया है? बच्चा ठुनक रहा है और जिदियाया हुआ है। बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन हुआ है? बच्चा चांद को देखकर ललचाया हुआ है। बच्चा किसको देखकर ललचाया हुआ है? चांद को देखकर ललचाया हुआ है। बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन हुआ है? इसमें शायर ने बाल मनोविज्ञान का सहज चित्रण किया है। बच्चे किसी भी बात या वस्तु पर जिद कर बैठते हैं तथा मचलने लगते हैं। माँ अपने बेटे को किस तरह मनाती है? माँ बच्चे को दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर उसे बहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली आनंद की सौगात। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। घटा बादल, गगन आकाश, लच्छा राखी के चमकदार लच्छा। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। कवि क्या कहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन के महीने में आता है। अब यहाँ पर रक्षाबंधन के विषय में बताया गया है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन के महीने में आता है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते का एक मीठा बंधन है। सावन के महीने में वातावरण आनंद की अनुभूति देता है। राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। ये यहाँ से शुरू होएगा कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। यहाँ राखी के जो लच्छे हैं बिजली की तरह चमक रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को राखी बांधती है। भाई के है बांधती चमकती राखी। भाई बहन भाई को राखी बांधती है। आसमान में हल्की हल्की काली घटाएं छाई हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में हल्की हल्की काली घटाएं छाई हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, वर्षा आने लगती है। यह पर्व भाइयों और बहनों के लिए होता है। राखियां
बहनें ने अपने भाइयों की कलाइयों में लंबी उम्र की दुआओं हेतु बांधती है। यहाँ पर बिजली की तरह, ये स्टार्ट इस पैराग्राफ की होगी, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्गृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी है। इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली आनंद की व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है और आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाई छाई हुई है। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। विशेषता क्या है? रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश तथा बिजली की तरह चमक रहे लच्छे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। रुबाई छंद का प्रयोग है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। रस की पुतली कौन है? उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है? रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन है। उसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति अत्यधिक स्नेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। राखी के दिन आकाश में हल्के हल्के काले बादल छाए हैं तथा बिजली भी चमक रही है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे पंक्ति का आशय बताइए। इसका अर्थ है कि राखी में जो चमकदार लच्छे हैं वे बिजली की तरह चमक रहे हैं। बहन किसकी हाथों में कैसी राखी बांधती है? बहन अपने भाइयों के हाथों में चमकती राखी। तो इस प्रकार हमने फिराक गोरखपुरी की रुबैया रचना में हमने देखा कि वे गुल नगमा से उद्गृत उन्होंने की है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद तथा लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबैयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। सार इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है, आध्यात्मिक शैली, तुकांत छंद और यहाँ पर कई तरह के रक्षाबंधन के भाई बहन के प्रेम का वर्णन किया है। रुबाई छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने पूरे काव्य को, गजल को, गुल नगमा के इस रचना को उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रतीत किया है। मुहावरों का प्रयोग करके तो उन्होंने इसमें 4 चांद ही लगा दिए हैं। तो इस प्रकार हमने रुबैया को पूरा किया। आप अच्छे से इसे पढ़ें और समझें, तब जब हम प्रश्न उत्तर करें तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और MCQs लेके आएंगे। अब हम इसका पार्ट 2 गज़ल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।